नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल जिसका नाम है केवल एग्जाम। इसमें हम जीएस पॉइंटर 2023 की कंप्लीट कर रहे थे। इसमें हमने देख लिया था वैदिक काल, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हड़प्पा काल, प्री हड़प्पा काल, सब हमने देख लिया था। और इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो विगत अभी 4-5 वर्ष में बने हुए हैं, उनको भी हमने मार्क कर लिया था हर एक चैप्टर से। जैसे कि आप देखेंगे वैदिक काल हो गया, बुद्धिज़्म हो गया, जैनिज़्म हो गया, इन सब से हमने नोट कर लिया था। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, वह पढ़ने जा रहे हैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की राजनीतिक दशा कैसी थी, उनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो आपको बहुत इम्पोर्टेंट आएगा। ये पूरा जो घटना चक्र का जो जीएस पॉइंटर आता है, ये आपको आगामी आने वाली परीक्षाएं जो हैं, जैसे यूपीएससी, यूपीपीसीएस और साथ ही साथ आरओ में बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। आपको पता है उत्तराखंड की भी परीक्षाएं होने वाली हैं, तो उसमें ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करिए और अपने सुझाव देने के लिए कमेंट भी करिए। चलिए प्रारंभ करते हैं। भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के हैं किसके? चांदी के। ये याद रखिएगा। लोग कुषाण को याद करके सोने के सिक्के टिक कर देते हैं, जो कि गलत है। आपको याद होना चाहिए भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के कौन से हैं, और चांदी के हैं। दिख रहा है आप लोग को? हाँ, सही आ रहा है। अब राजा है और राज्य का जो नाम है, प्रधोंत जो थे वो देखेंगे अवंती के थे। उदयन आपका वत्स के थे। प्रसेनजित कहाँ के थे? कौशल के थे। अजात शत्रु जो थे वो मगध के थे। अब फिर राज्य और राजधानी, अंग की चंपा, कौशल साकेत या श्रावस्ती, वत्स कौशाम्बी, मत्स्य विराटनगर। विराटनगर का क्षेत्र जो आपका दिल्ली तरफ उधर वाले क्षेत्र में आए। खारवेल के हाथी गुम्बा अभिलेख से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेशों से एक नहर खोदी गई थी। कहाँ? कलिंग में एक नहर खोदी गई थी। कैसे पता चलता है? खारवेल के हाथी गुम्बा अभिलेख से पता चलता है कि नंद राजा ने एक नहर खुदवाई थी। उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? जो उज्जैन है वर्तमान में, जहाँ महाबलेश्वर की मंदिर है, एमपी आप देखेंगे, उसका प्राचीन नाम क्या था? अवंतिका उसका प्राचीन नाम था। अब ये देखिए, पहले यूपीएससी में पहले आप देखेंगे 2004 से पहले जो प्रीलिम्स के क्वेश्चन बनते, तो ऐसे मैप करके आपको कई क्वेश्चन दिया करते थे, जिसमें पूछा जाएगा ए बी सी डी पर अंकित जो है, ए बी सी डी कौन कौन सी जगह हैं। तो ये आप देखेंगे, सबसे पहले मत्स्य मिलेगा आपको, ये वाला क्षेत्र। फिर अवंती मिलेगा, बी वाला, ये उज्जैन वाला क्षेत्र। फिर वत्स मिलेगा आपको, जो ये वाले क्षेत्र में आएगा। फिर अंग आएगा, जो कि चंपा राजधानी थी, वो डी वाले क्षेत्र में आएगा। अब देखेंगे उसके बाद मध्यमिका, नगरी, कारकोट, विराटनगर यानी कि बैराट तथा रैड में वे प्राचीन नगर जिसका उल्लेख महाभारत और महाभाष्य में हुआ है, वह है मध्यमिका तथा विराटनगर है, जिसका उल्लेख आप देखेंगे महाभारत तथा महाभाष्य में भी हुआ है। आगे उदयन, अशोक, बिंबिसार तथा महापद्मनंद में से पाटलिपुत्र के संस्थापक थे कौन? उदयन जो थे वह पाटलिपुत्र के संस्थापक थे। सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया था किसने? उदयन ने किया था। उदयन ने सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयनित किया था। किसने? उदयन। याद रखिएगा, लोग कालाशोक भी टिक कर देते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य को भी टिक कर देते हैं, लेकिन याद रखिएगा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किसने किया था? वह उदयन ने किया था। उदयन वादता की दंत कथा संबंधित है किससे? उज्जैन से संबंधित है। मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र के बारे में सत्य कथन है। पाटलिपुत्र उत्तर में गंगा नदी से एवं पश्चिम में सोन नदी से घिरी हुई है। मतलब कहने जो पाटलिपुत्र थी, जिसको राजधानी सबसे पहले उदयन ने बनाया था, वह कैसी है? वह उत्तर की ओर से देखेंगे तो वह गंगा से घिरी हुई है, और पश्चिम की ओर देखेंगे
तो वह सोन नदी से घिरी हुई है। अब है प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ था कब? ईसी पूर्व 6वीं शताब्दी में। मतलब कि जब मगध राज्य साम्राज्य का उत्कर्ष कौन से वर्ष के रूप में या शतक के दशक के रूप में माना जाता है? तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के रूप में माना जाता है। अब गंधार, कंबोज, काशी तथा मगध में से वह जो ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर था, वह मगध जो था बहुत शक्तिशाली था। आप जब इसका पूरा थ्योरी पढ़ेंगे आप प्राचीन काल की, तो आपको पता चलेगा कि मगध जो है धीरे धीरे सभी राज्यों को जीतकर, छोटे छोटे जनपदों को जीतकर महाजनपद बना के फिर जो ये मगध सबसे सर्वश्रेष्ठ बन गया था। अब है विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया था किसने? लिच्छवियों द्वारा। जो लिच्छवी थे उनके द्वारा प्रथम गणतंत्र स्थापित किया गया था, जहां आप देखेंगे कि जनता के द्वारा राजा का चयन होता था, कुछ मामलों में होता था, वर्तमान शैली में नहीं, लेकिन हाँ बहुत कुछ हद तक मैच करता था गणतंत्र शैली से। तो वो कहाँ बनाया गया था? वो वैशाली के लिच्छवी में बनाया गया था। 16 महाजनपद की सूची जिन प्राचीन ग्रंथों में मिलती है वह है अंगुत्तरी निकाय और भगवती सूत्र। ये दोनों आपको देखेंगे जैन धर्म और बौद्ध धर्म के जो आप ग्रंथ देखेंगे उसमें आपको इसका नाम अंगुत्तरी निकाय और भगवती सूत्र है। उसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलेगा। फिर है पर्णी के अष्टाध्यायी में जनपदों का उल्लेख मिलता है कितने? 22। जब आप अंगुत्तरी निकाय और कहते हैं भगवती सूत्र देखेंगे तो वहाँ 16 जनपद का उल्लेख मिलता है। फिर वहीं आप पर्णी की अष्टाध्यायी को देखेंगे तो उसमें 22 जनपदों का उल्लेख मिलेगा। याद रखिएगा कि ये संख्या कि पर्णी की अष्टाध्यायी में कुल कितने जनपदों का उल्लेख है? 22 जनपद का उल्लेख है। महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी स्थित थी कहाँ? उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्रा में थी। 16 महाजनपद के युग में मथुरा राजधानी थी किसकी? सूरसेन की राजधानी मथुरा थी। मथुरा को अभी पता होगा आपको, मथुरा को पूरी तरह से जो है सोलर एनर्जी पे कन्वर्ट किया जा रहा है, आपको पता होगा। स्मार्ट सिटी में है, मेट्रो चलने वाली है और भी मथुरा में बहुत सारे डेवलप किए जा रहे हैं। तो हो सकता है मथुरा को इतना ज़्यादा ध्यान में रख के आपका यूपी पीसीएस और आरओ में इससे कोई क्वेश्चन बना दे। और ये भी ध्यान रखिएगा इस तरह के सीधे फैक्ट जो आपको सीधे फैक्ट मिलेंगे वो इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ की जो वैकेंसी आ रही है उसमें भी आपको मिल जाएंगे देखने को। अब है चंपा राजधानी थी किसकी? अंग की थी। अंग की राजधानी चंपा थी। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में शुक्तिमती राजधानी थी किसकी? चेदी की थी। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में आप देखेंगे तो शुक्तिमती राजधानी थी किसकी? चेदी की। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था अश्मक। महाजनपद जो गोदावरी नदी के था में सबसे दक्षिण में लगभग आपको यही मिलेगा कि गोदावरी नदी पर कौन सा जनपद था? वो अश्मक जनपद गोदावरी नदी के तट पे था। ये सब जो फैक्ट आप देख रहे हैं ये आपको एसटी सी याद करना है कि गोदावरी नदी के तट पर कौन सा जनपद था? वह अश्मक जनपद था। देखिए जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगे क्योंकि मैंने कई बार इस पीडीएफ को पढ़ा है, हाँ, तो मुझे याद है कि हाँ किसका क्या क्या, लेकिन जो मुझे लग रहा है बिल्कुल नए क्वेश्चन बने हुए हैं जो पुराने परीक्षाओं से नहीं है और उसमें कुछ नया डाला गया है, उसको मैंने इस तरह के टिक किए हुए हैं, तो आप ये भी देख सकते हैं। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य जनपद स्थित था कहाँ? वह राजस्थान में था। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मत्स्य जनपद कहाँ स्थित था? वह राजस्थान था। वर्तमान में राजस्थान में था, मत्स्य जनपद था। देखते हैं इसका पर यहाँ उल्लेख हुआ था ना मत्स्य का, ये देखिए मत्स्य, ये आप वर्तमान में देखेंगे तो ये आपका यूपी वाला क्षेत्र हो जाएगा, फिर यहीं से आपका एमपी वाला क्षेत्र हो जाएगा, आप देखेंगे, हाँ सॉरी राजस्थान का, फिर यहीं पंजाब वाले क्षेत्र आपको, सॉरी ये पर पंजाब वाले क्षेत्र, फिर दिल्ली, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख पूरा हो जाएगा, फिर उसके बाद जम्मू कश्मीर का हो जाएगा, फिर यहाँ आप देखेंगे तो गुजरात वाले क्षेत्र में आप आ जाएंगे धीरे धीरे, फिर ये क्षेत्र आपका पूरा एमपी वाला क्षेत्र लगेगा।
तो इससे याद रखिएगा रखिएगा, इस चित्र से भी याद रख लीजिए कि मत्स्य वर्तमान में कहाँ है? वह राजस्थान में है। देखिए, इसमें इम्पोर्टेंट टिक हुआ है। अब मगध की प्रारंभिक राजधानी थी, कहाँ थी? वो राजगिरी में थी। ग्रीवज भी कहते थे, ग्रीवज वर्ज भी कहा करते थे। मगध की प्रारंभिक राजधानी आप देखेंगे तो राजगिरी थी, उसके बाद पाटलिपुत्र बना दी गई थी। पाटलिपुत्र को राजधानी सर्वप्रथम किसने बनाया था? उदयन ने बनाया था। अभी हम लोग ने इसको पढ़ा था। अब है कि ग्रीवज, राजगिरी, पाटलिपुत्र तथा कौशाम्बी में से वह जो मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं थी, वह कौशाम्बी जो है मगध राज्य की राजधानी नहीं थी। कौशाम्बी जब आप देखेंगे दार्शनिक रूप में किस लिए फेमस है, तो यह बौद्ध धर्म और जैन धर्म का जो है सबसे लोकप्रिय और सबसे ज़्यादा चर्चित में रहने वाला स्थल है। यहाँ दोनों धर्म ने अपना निवास किया था, तो आप कौशाम्बी को आप बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं। अब उसके बाद देखेंगे प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास था अर्धचंद्राकार का। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो प्राचीन श्रावस्ती नगर था वो कैसे बसा हुआ था? वो इस शेप में बसा हुआ था, ऐसे करके बसा हुआ था। और उसके बॉर्डर कहीं और राज्यों से टच होते होंगे, तो वो कैसा बसा हुआ था? वो अर्धचंद्राकार में बसा हुआ था। अब देखेंगे मगध का प्रारंभिक शासक जिसने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया, वह कौन था? अजातशत्रु। अजातशत्रु का जो वंश कहलाता है वो हर्यक वंश भी कहलाता है। अजातशत्रु का वंश का नाम क्या था? हर्यक वंश। मतलब कि अपने शासन, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए दूसरे की मृत्यु कर देना, अपने किसी सगे संबंधी की मृत्यु, वो हर्यक कहलाता है। मगध साम्राज्य में वज्जी गणराज को हराकर आत्मसात किया था किसने? अजातशत्रु ने वज्जी गणराज को हराकर अपने में मिला लिया था। मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार हुआ था। जो मालवा क्षेत्र है, तो मगध की सत्ता का विस्तार किसके शासनकाल में हुआ था? वह शिशुनाग के शासनकाल में हुआ था। मगध में नंद वंश का संस्थापक कौन था? वह महापद्म नंद उग्रसेन था। मगध में नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद या उग्रसेन अग्रसेन था। नंद वंश के पश्चात मगध का शासन किया किसने? मौर्य वंश ने। मौर्य वंश ने महापद्म नंद यानी कि नंद वंश का जो शासन के बाद कौन आया है? आपका मौर्य वंश आया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब है राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखी प्रमाण मिलता है। खारवेल का हाथी गुम्बा अभिलेख राजा नंद के उल्लेख का वो करता है कौन? खारवेल का हाथी गुम्बा अभिलेख। मगध पर शासन करने वाले राजवंश का कालक्रम कौन कैसा है? सबसे पहले हर्यक वंश, फिर शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश, फिर मौर्य वंश, फिर शुंग वंश। सबसे पहले आपको याद है हर्यक वंश, फिर शिशुनाग वंश, फिर आप देखेंगे नंद वंश। नंद वंश को समाप्त करके कौन आया? मौर्य वंश। मौर्य वंश की समाप्ति के बाद कौन आया? शुंग वंश आया था। पुष्पपित शुंग जो थे वो सब आए थे। तो एक ये क्रम याद रखिएगा। हर्यक, हर्यक के बाद आप आएंगे कहते शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश के बाद आप आएंगे मौर्य वंश, सॉरी नंद वंश, नंद के बाद मौर्य, मौर्य के बाद शुंग। ये याद रखिएगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन का आजकल ट्रेंड बहुत ज़्यादा चल रहा है कि आपको घटनाओं का क्रम लगाने को दे देंगे। घटनाएं किस किस सन में हुई थी ये दे देंगे। किसी संस्था की जो स्थापना हुई है, कई संस्थाएं लिख देंगे साइड में चार, और चार उनके वर्ष पूछ लेंगे। तो इस तरह जो फैक्चुअली क्वेश्चन आजकल हैं वह काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चल रहे हैं। मगध का साम्राज्य जो अप्रो अपरोस परशुराम के नाम से जाना जाता है, वह महापद्म नंद है। बौद्ध धर्म के उदय का कारण था विश्व में सभी वर्गों में
ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी एक महान धार्मिक उथल-पुथल का काल था। इस समय वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था। कहने का मतलब ये है बौद्ध धर्म के उदय का कारण क्या था? इस समय आप देखेंगे सभी जगह जो क्या था धार्मिक उथल-पुथल चल रहा था। मतलब कि धर्म में बहुत ज़्यादा कर्मकांड हो जा रहा था, देवी-देवताओं की पूजा हो जा रहा था। आप देखेंगे कि वर्ग बाँट दिए गए थे, कि कैसे-कैसे एक जाति आ गई थी। फिर काफ़ी उथल-पुथल और कुंठा का काल चल रहा था। और साथ ही साथ यह धर्म की जटिलता इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि भगवान को मानने के लिए क्या-क्या स्टेप करने हैं, कैसे-कैसे लोगों को पूजना है, कौन मंदिर जा सकता है, कौन पाठ पूजा कर सकता है, कौन स्त्रियों के बारे में सोचेगा। तो इस तरह की कई सारी घटनाएँ थीं, जिसके कारण इन सबको बाईपास करके बौद्ध धर्म लाया गया था। तो बौद्ध धर्म इस समय उत्पत्ति के कारण जो इसमें दिए हुए हैं, वो सब हैं। अब है बौद्ध गौतम बुद्ध के समय प्रसिद्ध वैद्य जीवक संबंधित थे बिम्बिसार के दरबार में। जो वैद्य जीवक थे वो संबंधित कहाँ से थे? ये गौतम बुद्ध के समय में वैद्य जीवक थे और ये किसके शासन काल में थे? वो बिम्बिसार के दरबार में थे। तो इससे ये भी पता चलता है बिम्बिसार जो है वो गौतम बुद्ध के समय का है। ये भी ध्यान रखिएगा, एक बिम्बिसार है, एक बिंदुसार है, दोनों अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग काल में है। ध्यान रखिएगा, पहले बिंबिसार आएगा, फिर बिंदुसार आएगा। बिंबिसार पहले इसलिए आएगा क्योंकि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व यानी गौतम बुद्ध के समकालीन है। और उसके राज्य में एक डॉक्टर हुआ करते थे जिन्हें चिकित्सक कहा जाता था। वह कौन थे? वह वैद्य साहब थे। कल्पी नगर जिस नदी के तट पर स्थित है वह है यमुना। याद रखिएगा, कल्पी नदी किस कल्पी शहर किस नदी के किनारे है? वह यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। अब है उत्तर प्रदेश के प्राचीन जनपद और उनकी राजधानी के बारे में उल्लेख किया गया है। कुरु की राजधानी क्या है? इंद्रप्रस्थ। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। इंद्र वर्तमान में इंद्रप्रस्थ का जो क्षेत्र देखेंगे, हमारे दिल्ली वाला जो क्षेत्र होता है वह इंद्रप्रस्थ क्षेत्र होता है। इसलिए दिल्ली के कई मार्गों का नाम इंद्रप्रस्थ के नाम पर देखेंगे आप। फिर यहाँ पे पांचाल अहिच्छत्र। पांचाल की राजधानी क्या थी? अहिच्छत्र थी। कौशल की साकेत, वत्स की कौशाम्बी। कौशाम्बी अपना जो ये वत्स वाला क्षेत्र पूरा लगता था, वह आप देखेंगे कि पूरा कौशाम्बी, इलाहाबाद के कुछ क्षेत्र और इधर काट के पूरे क्षेत्र लगते थे। तो वत्स कहाँ की राजधानी थी? वत्स की राजधानी क्या थी? वह कौशाम्बी थी। अब है महाजनपद और उनकी राजधानी देख लेते हैं। मत्स्य की विराटनगर, सूर्यसेन की मथुरा, अश्मक की पोतन। फिर से याद करिए, मत्स्य की राजधानी क्या थी? वह विराटनगर थी। मत्स्य की राजधानी विराटनगर थी। सूर्यसेन मथुरा। फिर से याद करिए, मत्स्य राजधानी विराटनगर, सूरसेन मथुरा, अश्मक पोतन। वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद में से कुल महाजनपद स्थित हैं कितने? 8। ये बहुत फैक्चुअली है। ये आपको उत्तर प्रदेश स्पेशल में भी पढ़ने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश का जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, कि जिसमें आप पेपर 5 और 6 पढ़ेंगे मेंस में। उत्तर प्रदेश स्पेशल जब आप पढ़ेंगे पीटी के लिए, तब यूपी पीसीएस में, आरओ आरओ में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जो हिस्ट्री के पोर्शन से भी क्लैश करेगा और साथ ही साथ यूपी पीसीएस स्पेशल से भी क्लैश करेगा। तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में प्राचीन भारत के 16 महाजनपद में से 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में थे। अब है प्राचीन भारत की श्रेणी व्यवस्था के बारे में सत्य कथन है। क्या है? श्रेणी व्यापारियों और कारीगरों का संगठन थी। उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता और कीमत संबंधित श्रेणियां द्वारा निर्धारित की जाती थी। यानी जो व्यापारी हुआ करते थे और उनका एक काफिला निकलता था व्यापारियों का, सब एक साथ जाते, दूर दूर व्यापार करने सब एक साथ जाते थे कि लूट पाट ना हो पाए, इसलिए सब एक साथ रहते थे। तो उस
पूरे संगठन को श्रेणी कहा जाता था। और ये क्या करते थे, तो व्यापारी मिलके किसी वस्तु का दाम का निर्धारण भी करते थे। आगे देखेंगे, श्रेणी अपने सदस्यों के आचरण पर भी नियंत्रण रखती थी। मतलब कि कोई सदस्य ऐसा तो नहीं है कि वह किसी को दाम बढ़ा के दे रहा हो, उसका व्यवहार जो हो वो पूरा ऐसा हो जिससे पूरे श्रेणी व्यवस्था को प्रभावित कर रहा हो। तो श्रेणी जो पूरे सदस्य हुआ करते थे, वह अपने सदस्यों के लिए आचरण पर नियंत्रण और नियमावली भी रखते थे। उत्तर भारत के साथ-साथ दक्षिण भारत में भी श्रेणियों के प्रचलन का उल्लेख मिलता है। जैसे हम देखेंगे उत्तर में व्यापार होता था, वैसे आप देखेंगे कि अब दक्षिण में भी व्यापार हुआ करता था श्रेणियों के माध्यम से। अब आ गया यूनानी आक्रमण के बारे में आ गया है। ये जो आप देखेंगे ये थोड़ा इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी हो जाती है यहाँ से, क्योंकि यहाँ से आपको घटनाओं को जोड़ना पड़ता है। साथ ही साथ ये भी देखना पड़ता है कि कोई ऐसा तो नहीं कोई राजा किस सन में आया है या आगे पीछे हो गया हो, तो इस तरह के प्रश्न इसमें लगाने को आते हैं। तो बहुत ही ध्यानपूर्वक से ये यूनानी के बाद से आपको या यूनानी से आक्रमण से पढ़ना स्टार्ट करना है। चलिए प्रारंभ करते हैं। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर शासन किसका था? वह नंद राजवंश का शासक था। जब सिकंदर का आक्रमण हो रहा था, तो उस समय उत्तर भारत का राजा कौन था? उत्तर भारत का शासन चल रहा था, नंद वंश का चल रहा था। याद है आपको? हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, कुषाण वंश, सॉरी, शुंग वंश। अब है मगध का राजा जो सिकंदर महान के समकालीन था और धनवंतरी था। एक मिनट रुकिएगा, इसको लेके थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन हो रहा है यूनानी आक्रमण को लेके। मैं इसको अभी ही क्लियर कर लेता हूँ आपके सामने कि क्या है, क्योंकि गलत पढ़ने से बेहतर है हम थोड़ा समय देके अच्छा और स्पष्ट पढ़ ले। तो घनानंद, सॉरी धनवंतरी मैंने पढ़ लिया, वो घनानंद है मगध का राजा जो सिकंदर महान के समकालीन था। ये मगध जो आप देखेंगे कि नंद वंश का शासन चल रहा था, लेकिन मगध में जिसकी शासन चल रहा था जो सिकंदर के समकालीन था, वो कौन था? वह धनानंद, हाँ घनानंद, सॉरी धनानंद पढ़ रहा हूँ, घनानंद था। सिकंदर भारत में कितने समय रहा? लगभग 2 वर्ष अभियान के पश्चात रहा। सिकंदर महान ने 335 ईसा पूर्व में भारत छोड़ दिया था, क्योंकि इसके सैनिकों ने पूरस नदी को पार करने से मना कर दिया था और यह काफ़ी समय से अपने साम्राज्य से बाहर था, क्योंकि इसको विश्व विजेता बनना था। तो इसके कारण से जो इसका अपना शासन था, अपना घर था, वहाँ काफ़ी ज़्यादा गुटनिरपेक्षपना चल रहा था और लोग आपसी बंधनों में स्वयं को राजा घोषित करने के पीछे पड़े हुए थे। क्लेश हो रहा था, जिसके कारण से इसको कुछ 2-4 कारण होने थे, जिसके कारण से इसको वापस लौटना पड़ा। 2 वर्ष के बाद इसको वापस लौटना पड़ा। अब एक तरफ राजा है और वंश लिखे हुए हैं। डिमेट्रियस, ये हिंदू और यूनानी नाम, हिंद और यूनानी वंश से आता था। रुद्रदामन शाक वंश से था। गोंडोफर्निस ये पहला वंश था। विमेकफर्निस ये कुषाण वंश से संबंधित था। अब है युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद जिस भारतीय गण अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण कर लिए, वह कौन सा था? वह आप देखेंगे कि मर्सन, जो मसगर, वह जो भूमि थी वह मसगर थी, मतलब कि वो क्षेत्र मसगर का था, जिन्होंने स्त्रियों ने वहाँ शस्त्र उठा लिए थे। मसगर नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यहाँ दिख नहीं रहा, मैं लिख देता हूँ। ये
गा है यहाँ पास। अब है भारत में सिकंदर की सफलता के कारण थे, क्या क्या थे? उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। हाँ, और साथ ही साथ देखेंगे उसकी फौज जो थी बेहतर थी, उसे देशद्रोही शासक का सहायता भी मिली। मतलब जो अपने देश में जो लोग ऐसे थे जो उसको सहायता कर सकते थे, वो भी इसके कारण उसकी सफलता थोड़ी तय हुई। अब देखेंगे वह वीर भारतीय राजा जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था, वो पुरु यानी पूरस था, जिसको झेलम नदी के तट पर सिकंदर ने हराया था। अब उसके आगे देखेंगे हम लोग नियार्कस आने सिक्रिटिस डाइमेकस तथा अरिस्टोब्यूलस में से वह जो सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था, वह डाइमेकस जो था वह सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था। अब मौर्य वंश स्टार्ट हो रहा है। अगर देखेंगे हम मौर्य वंश के बाद पीडीएफ चेंज करेंगे, क्योंकि एक पीडीएफ में हमने 11 पेज लिए थे, अब वो चेंज होगी। तो हम मौर्य वंश जितना दिया उसको पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट पीडीएफ में हम क्या पढ़ेंगे? मौर्य वंश के आगे से पढ़ेंगे। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया था किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। गुप्त, मौर्य, वर्धन, कुषाण में से सबसे पुराना वंश किसका था? सबसे पुराना वंश मौर्य वंश है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है, वह है विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस जो ग्रंथ है उसमें। एंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान की थी विलियम जोन्स ने। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय तथा समुद्रगुप्त में से वह जो यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा सेंड्रोकोस कहा गया, वह चंद्रगुप्त मौर्य था, जिसको सेंड्रोकोटस कहा गया। उसके आगे देखेंगे प्लिनी, जस्टिन, स्ट्रैबो तथा मेगास्थनीज में से वह जिसने सेंड्रोकोटस यानी चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है, वह कौन है? वह जस्टिन है। कौटिल्य प्रधानमंत्री थे चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के प्रधानमंत्री कौटिल्य थे। अब उसके आगे देखेंगे चाणक्य अपने बचपन में जाने जाते थे विष्णुगुप्त के नाम से जाने जाते थे। कौटिल्य का अर्थशास्त्र है एक, क्या है कौटिल्य का अर्थशास्त्र? कौटिल्य शासन के सिद्धांत का उल्लेख करता है। सप्ताह के अंग है कौन कौन? सप्तांग सिद्धांत किसने दिया था? वह कौटिल्य ने सप्तांग सिद्धांत दिया था। इसमें कौन कौन थे? इसमें थे राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, दंड और मित्र। फिर से याद कर लीजिए, राजा, अश्मक, राजा, अमात्य मतलब सेनापति, उसके बाद जनपद, फिर दुर्ग, फिर कोश, दंड और मित्र, इतने लोग थे। चलिए वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे से पढ़ेंगे। धन्यवाद।